बच्चों, एक बार फिर से फिजिक्स बाय इंजीनियर उमापति सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th बोर्ड सीरीज में यूनिट अल्टरनेटिंग करंट, जो कि क्लास 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, इससे 1 मार्क्स न्यूमेरिकल या फिर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर कोई थ्योरेटिकल कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में से कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल या कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन किसी भी सर्किट को एक्सप्लेन करने का, ये हर साल पूछा जाता है, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड का पेपर हो या फिर आईएससी बोर्ड का पेपर हो। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा आपको डीपली जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा आपने ईआई में देखा था। एज इट इज आप फार्मूला पढ़ेंगे और फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं कॉन्सेप्ट पे और 1 बाय 1 देखते चलेंगे। जितने भी टाइप की सर्किट है, उनकी जो कंडीशंस हैं, जो भी सिचुएशंस बन सकती हैं, और इससे मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है। तो देर न करिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका जानने वाला कोई क्लास 12th में सीबीएसई या आईएससी बोर्ड से बोर्ड परीक्षा 2026 में बैठने वाला है तो प्लीज उस तक ये वीडियो पहुंचा दें। आपको बोर्ड बेसिस का हमारे अकॉर्डिंग अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूं। अपने 12 से 14 साल के कैरियर का, टीचिंग का सारा एक्सपीरियंस आपको इन वीडियोस में देखने को मिलेगा और उसे आप इस वीडियो से ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट बेटा, अल्टरनेटिंग करंट जो होगी या अल्टरनेटिंग ईएमएफ, दोनों की बात अगर हम करें तो दोनों साइनोसोडियल फ्लो करेगी। या आप एसएचएम में पढ़ते हैं, जैसे हम करंट ले रहे हैं तो साइनोसोडियल मतलब साइन के ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं, वोल्टेज है तो वो भी साइन के ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं। यानी जीरो, एक साइकिल पूरा करने में जो भी टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टी, यानी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू, यानी अगर आई है तो ये आई नॉट, ये वी है तो ये वी नॉट, ये 0 से टी/2। और एसएचएम में साइनोसोडियल की इक्वेशन हम पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए वहां पर एम्पलीट्यूड होता था, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता था। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे बेटा तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर यहां पर हम लिख रहे हैं तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पर ये जो v नॉट या आई नॉट है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड। न्यूमेरिकल्स में कभी भी ये वर्ड यूज किया जा सकता है। उसके बाद बेटा, ये जो ओमेगा है, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका फार्मूला टाइम पीरियड के टर्म में होता है 2π/t और फ्रीक्वेंसी के टर्म में होता है 2πf। तो इस तरीके से क्वेश्चंस, अभी ये बेसिक टर्म्स है। तो अब हम जहां पर भी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात आएगी तो सबसे पहला पॉइंट, अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ दोनों साइनोसोडियल फॉर्म में होते हैं, यानी साइन ग्राफ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता अब हम स्टार्ट हो जाएं। पहला टॉपिक है हमारा एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोले या अल्टरनेटिंग ईएमएफ या वोल्टेज बोले, दोनों का फार्मूला मिलता जुलता ही होगा। अगर कभी भी बेटा फुल साइकिल के लिए 1 मार्क्स में बोल दें, आप खुद देख लीजिए, जितनी वैल्यू पॉजिटिव में उतनी ही वैल्यू नेगेटिव में, चाहे वो ईएमएफ हो, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे वो करंट हो। तो वी मीन हो गया या आई मीन हो गया। अगर कभी भी फुल साइकिल की बात आएगी तो दैट विल बी 0। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। अगर हाफ साइकिल के लिए कभी भी बोलें तो किसी का भी एवरेज निकालने का फार्मूला, यानी आई मीन इज इक्वल टू होता है, हम हाफ के लिए निकाल रहे हैं तो 0 से t/2 आई इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t/2 इंटू डी टी। बेटा तो आई इंटू डी टी की वैल्यू रख दें हम t/2, यानी आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी
अपॉन 0 से t बाई 2 इंटू डी टी। अब t इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा बेटा, तो t अपॉन 2 कितना आ जाएगा भाई, पाई बाई ओमेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से नई टेक्नोलॉजी लग के निकलेगी, ये अगर आपका देख लेंगे तो सीधा आ गया 0 से पाई बाई ओमेगा, आई नॉट बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, और यहां 1 अपॉन टी आ जाएगा, यानी यहां पर हम सीधे लिखा सकते हैं टी आ गया dt का इंटीग्रेशन, और यहां पर हम जो लिमिट लगाएंगे वो 0 से पाई बाई ओमेगा। यानी इसको हम सॉल्व कर दें, आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी 0 से पाई बाई ओमेगा। यहां पर लिमिट रख दिए तो पाई बाई ओमेगा, ये ओमेगा ऊपर आ गया, ओमेगा आई नॉट अपॉन पाई, ओमेगा ये बाहर आ गया, कॉस की जगह पहले अपर लिमिट लिखी तो माइनस कॉस ओमेगा पाई बाई ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस 0, कॉस 0। तो यहां से पाई ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया आई नॉट अपॉन पाई बेटा। और यहां पर कॉस पाई होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 0 1 2, यानी 2 आई नॉट अपॉन पाई, ये आ गया मीन। ऐसे ही वी मीन निकालेंगे तो 2 वी नॉट अपॉन पाई, ये हाफ साइकिल के लिए वैल्यू आएगी। इसको हम अगर सॉल्व कर दें भाई तो 0.637 भी आता है। कभी एक मार्क्स में पूछ लें कि फुल साइकिल के लिए वैल्यू क्या होगी, तो याद रखना है फॉर फुल साइकिल आई मीन या वी मीन विल बी 0 एंड फॉर हाफ साइकिल दैट विल बी 2 आई नॉट अपॉन पाई या 2 वी नॉट अपॉन पाई। इसको सॉल्व कर देंगे तो 0.637 आई नॉट या 0.637 वी नॉट। इसी से मिलता जुलता बेटा आगे बढ़ते हैं। जो फ्लोइंग करंट होती है, फ्लोइंग या इसका नाम होगा आरएमएस करंट, या इसी को हम बोलेंगे फ्लोइंग करंट। यानी जैसे कहीं लिखा होगा सोर्स 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इट मींस दैट इज आरएमएस वोल्टेज। या फिर इसका ही नाम होगा वर्चुअल करंट या ईएमएफ। सब में करंट ईएमएफ सेम चीज होती है, तो दैट विल बी आरएमएस, यानी रूट मीन स्क्वायर। इसको अगर समझ जाए हम, आईआरएमएस यानी रूट, किसका रूट बेटा, मीन के स्क्वायर का। तो मीन का स्क्वायर फुल साइकिल के लिए अगर हम निकालें आई मीन स्क्वायर, तो फुल के लिए जो नीचे डिनोमिनेटर में टी आ रहा था हम एक ही बार में ले लें, 0 से टी आई स्क्वायर डी टी। भाई आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा हो गया, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा ये पहले ही कर चुके हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। मैथ्स वाले बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कभी भी करना हो, आप पढ़ चुके हैं इसको, आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई कभी भी करना होगा, तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी। तो बेटा आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई, अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1 अपॉन 2 इंटू डी टी यानी 1 अपॉन 2 टी, या 2 को बाहर ही कर दो 2, तो t इंटू डी टी का t आ गया -1 अपॉन 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी, आ गया 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। भैया लिमिट रख दीजिए, ओमेगा अपॉन 2 2 जा 4 पाई, टी की प्लेस पे रखा 2 पाई बाई ओमेगा, -1 अपॉन 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा, माइनस लगाएंगे सब कुछ 0 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ओमेगा से ओमेगा 4 पाई भी 0 ही होता है, सब कुछ कैंसिल होके आ गया 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा 2 पाई 2 जा आई नॉट स्क्वायर बाई 2। भैया आई आर एम एस कितना आ गया, अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाई 2, यानी आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2। सिमिलरली अगर हम वी आर एम एस निकाल रहे हैं, वी नॉट अपॉन रूट 2, ये बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपके सिलेबस का पार्ट है, तो कभी कभी रूट मीन स्क्वायर स्पीड या फिर एवरेज वैल्यू यानी मीन वैल्यू का डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो उसको करने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लानी है, आप पूरा भी नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मेथड लिख के आपको ये लेकिन फार्मूला याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है कि हमेशा पीक वैल्यू दें, हमेशा आरएमएस वैल्यू दें या फिर मीन वैल्यू दें, आपके
न्यूमेरिकल का एक सब पार्ट हो सकता है कि रूट मीन देके एवरेज वैल्यू पूछ रहे हैं, एवरेज वैल्यू देके मैक्सिमम पूछ रहे हैं, या फिर मैक्सिमम देके रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछ रहे हैं। तो उन कंडीशन पर हमको पता होना चाहिए V नॉट I नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, VRMS IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, फ्लोइंग वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ऐसे ही M मीन्स मीन लग जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे हमारे। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म जो होने वाला है दैट इज फेज एंगल एंड फेजर डायग्राम। फेज एंगल एंड फेजर डायग्राम बेटा, फेजर डायग्राम। वैसे तो वोल्टेज और EMF करंट बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, बट इफ वी अज्यूम दैट कि बोथ आर रोटेटिंग वेक्टर, तो अगर हम दोनों के बीच में कोई डायग्राम बनाएं तो इनके बीच का जो एंगल होगा दैट एंगल इज कॉल्ड फेज एंगल और दिस रिजल्टिंग डायग्राम इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। तो अब यहां पर आपको दो चीज देखना है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज मींस +5 एंड क्लॉकवाइज मींस -5। जैसे अगर हम बात करें यहां पर I का, यहां पर हमने लिख दिया I में कोई फेज नहीं है, I नॉट साइन ओमेगा टी, और V में एक फेज है तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी -5। तो ये है -5 का, इसको बोलेंगे लैगिंग। माइनस का मतलब होता है बेटा लैगिंग और प्लस का मतलब होता है लीडिंग। अगर यही चीज आपका भी डायग्राम बनाएंगे, पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट है। एंटी क्लॉकवाइज चले गए हैं, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी +5, तो यहां पर ही आ जाएगा +5। तो इस तरीके से हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। इस रिजल्टिंग डायग्राम को यानी V और I के बीच में जो एंगल से डायग्राम बनेगा दैट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम, और इनके बीच के एंगल को, V और I के बीच के एंगल को बोलते हैं फेज एंगल। ये याद रखना है आपको हमेशा। अब इसी के बेसिस पे जितनी भी 7 टाइप की सर्किट पढ़नी है न्यूमेरिकल्स एकदम से फार्मूला बेस्ड। पहली सर्किट आपकी आ गई प्योर R। तो प्योर R में बेटा आपके सर्किट में AC सोर्स है, यहां V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पर एक प्योर रेजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टर की वैल्यू है R। हर सर्किट में अभी 3 जो प्योर है, प्योर R, प्योर L और प्योर C, तीनों में आपको एलिमेंट्स दिए हैं, यानी प्योर रेजिस्टर होगा, प्योर कैपेसिटर होगा एंड प्योर इंडक्टर होगा। उसमें V यानी सोर्स का वोल्टेज दिया है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। बाय यूजिंग दैट एलिमेंट एंड सोर्स वोल्टेज आपको सब में करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर सबसे आसान होता है I इज इक्वल टू V बाई R, और V की वैल्यू है V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। बेटा जैसे V बाई R होता है I, वैसे ही V नॉट अपॉन R हो जाएगा I नॉट, I नॉट साइन ओमेगा टी। जब किसी के बीच में कोई वेक्टर डायग्राम बनाना है, कंपैरिजन करना है, तो हमेशा जैसे V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहां पर सोर्स क्या है साइन ओमेगा टी, तो दूसरी वैल्यू को भी हम विद रिस्पेक्ट टू साइन ओमेगा टी ही लेके आएंगे, यानी साइन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में +5 या -5 जो भी वैल्यू आएगी वो होगी। तो यहां पर हमें पहले दिख गया ये भी साइन ओमेगा टी है और ये भी साइन ओमेगा टी है। अगर हम इनका फेजर डायग्राम बनाएं तो I भी यहीं पे होगा और V भी यहीं पे होगा, यानी इनका फेज एंगल हो गया भैया 0। और ये सब बहुत काम आएगा आगे इस चैप्टर में। एक एक नंबर के क्वेश्चंस जो बनते हैं, कहीं कंडीशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन फेज एंगल, पावर फैक्टर या फिर tan phi r, इसी पे रहेगा एकदम से फार्मूला बेस्ड। तो प्योर रेजिस्टर कहीं भी लिखा होगा उसका फेज एंगल आ गया 0 और उसका ये आ गया। कभी कभी एक साइनोसोडियल वेव ग्राफ भी दिया रहता है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे अगर प्योर रेजिस्टर का वेव ग्राफ दे रहे हैं तो V की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, I की वैल्यू लेकिन फेज इतना ही रहेगा, I ये हो जाएगा, यानी दोनों का ओरिजिनेशन सेम है। ठीक है, इस तरीके से पहचान सकते हैं। दूसरा और तीसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये बहुत पूछते हैं। प्योर L यानी आपके पास ये एक सोर्स है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ध्यान देना अब यहां से L यानी इंडक्टर, ये L इंडक्टर आपसे कनेक्टेड है बेटा। अब इंडक्टर से करंट निकालने का कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं होता है, आप पढ़ चुके हैं V इज इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी।
तो यहां से हम यहीं से लिख लें V इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। हमको करंट फाइंड करना है तो डी आई इज इक्वल टू V अपॉन एल इंटू डी टी। V की वैल्यू है हमारे पास V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो टोटल करंट के लिए इसी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। V नॉट अपॉन एल बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, और साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का बेटा इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन ओमेगा और कॉस ओमेगा टी। तो यहां पर ये जो ओमेगा आ गया उसको हम बाहर ले लें तो हमारे पास आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी। अभी थोड़ी देर के पहले हमने बताया कोई दो चीज कंपेयर करना है भाई, जैसे हमें किसी चीज को कंपैरिजन में लाना है तो दोनों का सोर्स सेम होगा, ठीक है। अब हम अपने आप को बहुत बड़े लेवल के किसी व्यक्ति से कंपैरिजन में नहीं ला सकते, हमें अपने आप को कंपेयर करना होगा तो हम अपने बराबर के बच्चे से कंपेयर करेंगे। फर्स्ट क्लास के बच्चे का नॉलेज क्लास 12th के बच्चे के नॉलेज से कंपैरिजन नहीं होगा। कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन कंपटीशन के लिए बेस्ट है, बोर्ड के लिए बेस्ट है, दोनों बच्चा सेम कैटेगरी सेम क्लास का होगा, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो सेम मेथड यहां पर अगर हमें दो चीज को कंपेयर करना है यानी V और I को, तो अगर V का सोर्स साइन ओमेगा टी है तो I भी साइन ओमेगा टी ही आना चाहिए। और साइन को कॉस को साइन में बदलने के दो फार्मूले होते हैं बेटा, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो यहां पर हम कॉस ओमेगा टी की जगह पर अगर ये ऊपर वाला लगा देते, बाहर एक माइनस है, वो ओमेगा टी को भी माइनस कर देगा, इसका मतलब ये मेथड नहीं लगेगा। दूसरा हम लगा सकते हैं वी नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस, ये वाला अगर हम लगाएं तो उसकी जगह लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह ओमेगा टी। ये माइनस माइनस प्लस होके क्या आ गया बेटा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और ये जो वैल्यू होती है साइन को छोड़ के, लास्ट टॉपिक इन लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जनरेटर पढ़े थे, या फिर हम क्लास 11th में एसएचएम पढ़ते हैं, साइन को छोड़ के जो भी वैल्यू है दैट इज पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड ऑफ दैट फंक्शन। आई का है तो क्या आ गया, आई नॉट। और ये आई नॉट क्यों हुआ अभी इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे जस्ट इसके बाद। ओमेगा टी अपॉन पाई, अब आई की वैल्यू आ गई। अगर इसके लिए बेटा हमको फेजर डायग्राम बनाना है तो हम V को अगर यहां बना दें या I को यहां बना दें, यहां पर हमने V को ही बना दिया, V बना दिया 0 पे, तो I में क्या है प्लस पाई बाई 2, भी हमने बताया प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी I यहां होगा। या हम ऐसे बना दें, इस केस में भी फाई कितना आ गया बेटा 90 डिग्री। या अगर हम कभी करंट को यहां बनाएं, देखो करंट को यहां बनाएं तो फिर VL कितना आ जाएगा, सॉरी यहां प्लस नहीं आया माइनस है, एक सेकेंड माइनस आया, हमने तो प्लस बना के बना दिया। तो अगर हम यहां पर बेटा VL बना दिए तो I की वैल्यू हमारी माइनस है यानी क्लॉकवाइज I यहां आ गया, तो फाई की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, यानी करंट यहां पर लैग कर रही है, वोल्टेज लीड कर रहा है। अगर हम I को कभी यहां बनाएंगे तो VL हमारा यहां बन जाएगा। दोनों कंडीशन सेम है, I की वैल्यू VL से 90 डिग्री लैग कर रही है यहां भी, तो आपका ये भी सही है और ये भी सही है। तो अगर कभी भी प्रूफ करने को आए कि लैगिंग करती है करंट तो वो हमारा प्रूफ हो गया। अब इसमें बेटा I नॉट आपने किसकी जगह पर लिखा, V नॉट अपॉन ओमेगा एल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये जो नीचे है दैट इज R इफेक्टिव यानी रेजिस्टेंस, और यहां पर रेजिस्टेंस को बोला जाएगा XL, तो इसको बोलते हैं XL को इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, या इसको बोला जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन प्योर एल सर्किट, प्योर एल। तो XL का बेसिक फार्मूला यहां से आ गया ओमेगा एल या 2 पाई FL, यानी हमें न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी दी होगी, एल दिया होगा, बाय यूजिंग दिस फार्मूला सबसे पहला स्टेप न्यूमेरिकल में होगा हम XL निकालेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम यहां कौन कर रहा है भाई, XL कर रहा है। कभी एक मार्क्स में पूछ लें कि XL और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहां दिख गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। यहां अगर I नॉट निकालेंगे तो V नॉट अपॉन XL, I RMS निकालेंगे तो V RMS अपॉन XL। तो अगर कभी I का F से ग्राफ बनाने को कह दें तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि नीचे आ जाएगा। इसी में कभी फॉर DC सोर्स बोल दें,
तो डीसी के लिए बेटा F0 होता है, F0 रख दें तो एक्सएल क्या आ गया, 0 आ गया, आई कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो डीसी के लिए एक्सएल क्या होगा, 0 होगा। डीसी के लिए करंट क्या होगी प्योर इंडक्टर में, इनफाइनाइट होगी। आपकी आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, वी नॉट अपॉन एक्सएल होगी। ग्राफ कैसा बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी। और कभी भी एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बने दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फेज एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। लीड करता है कि लैग करता है, करंट लैग करती है, वोल्टेज लीड करता है। दोनों चीज समझ में आनी चाहिए। कभी भी 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं भी एड ऑन हो सकता है। दैट इज टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट प्योर एल सर्किट भैया। इसके बाद प्योर सी, सी मींस कैपेसिटर। अब आपको प्योर सी पढ़ना है, ठीक है। सेम चीज वहां भी करना है। तीनों सर्किट जो प्योर होते हैं उनको ऐसे ही करते हैं, प्योर सी सर्किट भैया। अब सी से फिर से आपको निकालना है तो सी से डायरेक्ट करंट नहीं निकाल सकते, लेकिन Q इज इक्वल टू सी वी, सी उसके बाद सी वी की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी बेटा। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चार्ज का डी क्यू अपॉन डी टी। तो सी वी नॉट बाहर आ गया, डिफरेंशिएट कितने को करेंगे, साइन ओमेगा टी को। और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जो होता है दैट इज ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। चूंकि हमें वी नॉट को अकेले लेके आना था, फिर से ये वैल्यू आ जाएगी आई नॉट। और अभी हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों आया, यानी ये कहां से क्या वैल्यू है इसकी। तो कॉस ओमेगा टी को फिर से आपके पास 2 फार्मूले हैं, साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा। पिछले में 90 माइनस थीटा लगाए थे, बट यहां पर 90 प्लस थीटा लगा देंगे। साइन तो आ जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी यहां पर करंट क्या करेगी बेटा, लीड करेगी। यानी जो करंट का डायग्राम अगर यहां आई है तो सॉरी वी है, तो आई हमारा प्लस है, तो यहां पर आई आ जाएगा यानी वीसी। यानी अगर हम इस तरीके से डायग्राम बनाए, यहां आई ले लें तो यहां वीसी, यानी फाई की वैल्यू इसके लिए भी 90 डिग्री, लेकिन उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहां पर करंट 90 डिग्री लीड करेगी, लेकिन वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर जाएगा भाई। अब वहां पर था इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहां पर है भैया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC से डिनोट करेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस था तो उसको XL से डिनोट किए, ठीक है। तो XC, तो I नॉट को आपने किसकी जगह पर किया, V नॉट 1 अपॉन ओमेगा C। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये होना चाहिए रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन प्योर कैपेसिटर सर्किट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखते चलो, एक दूसरे से लिंक करोगे तो ज्यादा आसान है। तो यही होता है आर इफेक्टिव। तो यहां से XC का फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन ओमेगा C, यानी 1 अपॉन 2 पाई FC। अब इसके लिए अगर आप कभी भी डायग्राम बनाएंगे F और XC तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इसमें करंट और F का बनाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि करंट जब आप निकालेंगे I नॉट तो V नॉट अपॉन XC, या I RMS फाइंड करेंगे तो V RMS अपॉन XC, तो 1 अपॉन ऊपर चला जाएगा। इसमें कभी अगर DC सोर्स के लिए बोल दें बेटा तो DC के लिए फ्रीक्वेंसी 0, तो XC हो जाएगा इनफाइनाइट। I इज इक्वल टू V नॉट अपॉन XC, किसी को भी इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे देन वी गॉट 0। तो ये हो गया प्योर L, प्योर C और प्योर R। प्योर R में फेज एंगल 0 डिग्री, प्योर L में फेज एंगल 90 डिग्री, प्योर C में फेज एंगल 90 डिग्री, उसमें लीडिंग उसमें लैगिंग, सारी वैल्यू कंफर्म। अब आ गए हम LR सर्किट। अब यहीं से शुरू होता है न्यूमेरिकल्स का खेल। हमारे बोर्ड बेसिस में सिर्फ और सिर्फ सीरीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन ही हमको पढ़ना है बेटा। सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का, उसमें कुछ करना ही नहीं होगा, सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं सोचना होगा, सीधे आपका क्वेश्चन आराम से फार्मूला बेस्ड सॉल्व हो जाएगा। बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। यानी L दिया है तो वहां से XL कैसे निकालना है, C दिया है तो XC कैसे निकालना है, रूट मीन स्क्वायर से V नॉट कैसे लाना है, या फिर एवरेज कैसे लाना है। तो भैया यहां भी सोर्स हो गया, देखना ध्यान से। अब जो पढ़े हो उसी से रिलेटेड पढ़ना है। V नॉट साइन ओमेगा टी, L यानी यहां पर आ गया L R, दोनों सीरीज में है L और R, तो इनकी वजह से वोल्टेज हुआ VL,
और इनकी वजह से वोल्टेज हुआ VR। और जो फ्लोइंग करंट होती है उसको हम I लिख रहे हैं यहां पर, लेकिन अंडरस्टूड है कि दैट इज IRMS। तो भैया सीरीज में है, करंट सेम होगा तो VL इज इक्वल टू IXL एंड VR इज इक्वल टू IR, क्योंकि L का जो रेजिस्टर था दैट विल बी XL। तो अगर इनका फेजर डायग्राम बना दे हम भाई, तो ये हो गया अगर I, तो VL हमें पता है, अभी पिछले में ही पढ़े हैं, VL यहां होगा और यहां पर VR इसी पे होता है। तो ये दोनों 90 डिग्री पे हो गए, तो इनका सम V इज इक्वल टू अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, और ये हो गया फाई। हमें यही निकालना है बेटा। तो V इज इक्वल टू VL की वैल्यू अगर हम रख दें I स्क्वायर XL स्क्वायर, I स्क्वायर R स्क्वायर, I को बाहर कॉमन कर दें तो रूट के बाहर गया I बचा, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, I को नीचे ले आए, V अपॉन I अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बेटा अब देख लो V अपॉन I क्या होता है, R इफेक्टिव, और इसको यहां पर बोलेंगे Z यानी इंपीडेंस। अब इंपीडेंस क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन कंबाइंड एसी सर्किट, बेटे। ठीक है, जो भी कंबाइंड सर्किट होगी, चाहे वो LR हो, CR हो या LCR हो, फिर LC हो, हर कंबाइंड सर्किट के इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंपीडेंस, एंड दैट इंपीडेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। यहां से Z का फार्मूला आ गया XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी अगर I नॉट निकालना है तो V नॉट अपॉन Z, IRMS निकालना है VRMS अपॉन Z। न्यूमेरिकल इसी फार्मूले पे आएगा। अगर दूसरी चीज यहां tan फाई निकालना पड़ जाए तो tan फाई थ्योरम लगा दो, VL अपॉन VR, वैल्यू रख देंगे XL अपॉन R। आप उठा के जाके PYQ देख लीजिएगा, इसका न्यूमेरिकल फार्मूला छोड़ के कुछ आ ही नहीं सकता। न्यूमेरिकल आ गया फाइन फाई Z और IRMS, और इस तरीके से लिख दिया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और ऐसे दिया होगा LR, यहां दे रखा है 100 ओम, यहां दे रखा है 0.1 हेनरी। तो सबसे पहला काम करना, अगर ऐसे लिखा है तो आप बना लेंगे VRMS 220 वोल्ट। F का कहीं काम नहीं होता है, डायरेक्ट ओमेगा निकाल दो, 2 पाई F सॉल्व करेंगे 314 रेडियन पर सेकेंड आ गया। यूनिट पे ध्यान देना। Z निकालना है, सबसे पहले XL निकालिए, चूंकि L का कोई काम नहीं है, ओमेगा L 314 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 हेनरी में होना चाहिए 31.5। R मिल गया, XL मिल गया, क्या निकाल देंगे, Z निकाल देंगे बेटे, इतना स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, कैलकुलेटर से सॉल्व। IRMS करेंगे 220 अपॉन Z, IRMS आ गया, Z आ गया, tan फाई के लिए क्या कर देंगे भैया, XL बाई R, सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ज्यादा से ज्यादा चेंज करना होगा तो क्या चेंज कर देंगे, यहां पर पूरी इक्वेशन लिख देंगे, यानी 220 साइन 314t। तब वहां से आपको पता होना चाहिए कि 220 वहां क्या हो जाएगा भैया, V नॉट हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन में सीधे सीधे लिखी रहेगी, वहां से निकाल लेंगे। यानी टोटल न्यूमेरिकल्स जो इसका आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पे आएगा और कुछ नहीं, बस वहां पर ये फार्मूले याद होने चाहिए बेटे। उसके बाद आपका है CR सर्किट, सेम चीज, फिर से वही पूरा का पूरा मेथड रिपीट हो जाएगा। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, यहां C जुड़ा है, यहां R जुड़ा है, दोनों सीरीज में है, करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है, VC हो गया VR हो गया भैया। VC इज इक्वल टू IXC, VR इज इक्वल टू IR। अगेन सेम प्रोसेस बेटा, I यहां है, VR यहीं पे रहेगा, VC नीचे आ गया, V ये हो गया हमारा फाई, तो V इज इक्वल टू अंडर रूट VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, 90 डिग्री पे है, वैल्यू रख दिया I स्क्वायर XC स्क्वायर, I स्क्वायर R स्क्वायर, I को कॉमन लेके नीचे भेज दो, अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस, यानी इसके लिए Z का फार्मूला आ गया अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बेटे। तो यहां पर जब I नॉट निकालेंगे V नॉट अपॉन Z, IRMS निकालेंगे VRMS अपॉन Z। इसके लिए अगर tan फाई कभी निकालना पड़ जाए तो VC बाई VR, देखिए लॉ पैरेललोग्राम, या फिर XC बाई R। सेम चीज इसका न्यूमेरिकल भी दे दिया, मान लिया कभी न्यूमेरिकल दे दिया फॉर
CR सर्किट, ठीक है, tan phi इज इक्वल टू 3/4, या ऐसे लिख दिया है phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ठीक है, tan इनवर्स 3/4, क्लियर है, कनेक्टेड थ्रू अ सर्किट 220, 50 हर्ट्ज, क्लियर है। एंड आगे और कुछ दे रखा है, ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इन्होंने छोड़ रखा है, आगे दे दिया एंड आरएमएस करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, फाइंड XC, R, Z एंड C। आपको थोड़ा सा हमने पिछले वाले ट्रेंड से बदल दिया, तो पहले इसको बदल दो, CR सर्किट है ये तो कंफर्म है, tan phi इज इक्वल टू 3/4, ये पता रहना चाहिए भैया, XC/R, तो यहां से XC इज इक्वल टू आ गया 3R/4, ठीक है, और यहां पर हमें पता है IRMS, तो Z इज इक्वल टू होता है VRMS/IRMS बेटे, V इज इक्वल टू IZ या IR, तो यहां पर V की वैल्यू दे रखा है 220, IRMS 1 यानी 220 ओम, XC पता चल गया, Z स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा XC स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर, XC की जगह हम लिख सकते हैं 3R/4, तो 9R स्क्वायर बाई 16 प्लस R स्क्वायर, इस इक्वेशन से हम R निकाल देंगे, R की वैल्यू यहां रख देंगे, XC आ जाएगा, Z यहीं आ चुका है, C निकालने के लिए XC को 1/2 पाई FC कर देंगे, F यहां दे रखा है, यहां से C आ जाएगा, यानी दूसरा ट्रेंड, वो कैपेसिटर में ही नहीं इंडक्टर में भी इस तरीके के ट्रेंड के न्यूमेरिकल्स को बोर्ड बेसिस पे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे फार्मूला लेकिन भूलना नहीं है, LR में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट में CR में, और उसके बाद अगला सर्किट है LC ऑसिलेशन, यानी सर्किट में क्या है, सोर्स वही लगा है, V इज इक्वल टू भैया V0 साइन ओमेगा t, सर्किट में यहां पर L है, यहां पर C है, ड्यू टू L VL, ड्यू टू C VC, यानी VL इज इक्वल टू IXL, VC इज इक्वल टू IXC, यहां I, यहां VL, यहां VC, ठीक है, तो इस केस में अगर हम V निकालेंगे नेट, तो अगर VL ज्यादा है, VL माइनस VC, तो IXL माइनस IXC, V/I, XL माइनस XC यानी Z, और फाई की वैल्यू 90 डिग्री, लेकिन एट रेजोनेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, रेजोनेंट VL इज इक्वल टू VC, यानी IXL इज इक्वल टू IXC, यानी ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, यानी अंडर रूट LC, इसको बोलेंगे रेजोनेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत पूछते हैं एमसीक्यू में 1 मार्क्स के कंडीशन में, यानी F0 यहां से आ गया 2 पाई अंडर रूट LC, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। न्यूमेरिकल में कभी पूछ लिया, कंडीशन में पूछ लिया, तो क्या कंडीशन होती है, इफ सोर्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या यहां पर VL इज इक्वल टू VC, या ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, या ओमेगा इज इक्वल टू 1/अंडर रूट LC, या F0 इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, दीज आर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंट, ठीक है। कभी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात हुई तो इस तरीके से हम लगा देंगे। 7th एंड लास्ट सर्किट ऑफ दिस टॉपिक, यानी टोटल 7 सर्किट थी, LCR, तीनों आ गई, यानी सोर्स आपका जुड़ गया, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t भैया, यहां पर आ गया L, यहां आ गया C, यहां आ गया R, यानी LCR, तो ड्यू टू L वोल्टेज VL IXL, VC IXC, VR को IXR मत कर देना, बिकॉज R तो खुद ही रेजिस्टेंस है। अगर इसका फेजर डायग्राम बनाए तो भैया I यहां, VR यहां, VL यहां, VC यहां, इनकी 3 कंडीशन होगी। कंडीशन नंबर 1, इफ VL इज ग्रेटर देन VC, तो आपका डायग्राम फेजर ऐसा बन जाएगा, क्योंकि VL माइनस VC, V यहां पे आया, कितने एंगल पे, 5 पे, बेटा V स्क्वायर इज इक्वल टू, या V इज इक्वल टू अंडर रूट VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, I कॉमन कर लो, पहले ही रूट के बाहर कर दो, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर
कंबाइंड के लिए कोई भी रेजिस्टेंस होगा कॉल्ड इंपीडेंस। इसके लिए इंपीडेंस का फार्मूला आ गया एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यहां अगर tan फाइव बेटा निकालेंगे तो एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर या VL माइनस VC बाई आर। दूसरी कंडीशन अगर VC इज ग्रेटर देन VL है तो यही डायग्राम बस थोड़ा सा चेंज हो गया, VC माइनस VL आ जाएगा, V इधर फाई इधर, Z में जो XL माइनस XC था वो XC माइनस XL आ जाएगा बस। तो tan फाई आपने पढ़ा, उस tan फाई में XC माइनस XL बाई आर हो जाएगा, यानी VC माइनस VL बाई VR। थर्ड इसमें होता है रेजोनेंट LCR। तो रेजोनेंट की कंडीशन ही है VL इज इक्वल टू VC, और जैसे VL इज इक्वल टू VC होगा ZR के इक्वल आ जाएगा और फाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। आप करके यहां से देख सकते हैं। न्यूमेरिकल में हमें कंडीशन याद रखना है, तो हमें सब कुछ छोड़ के इसके बाद एक टॉपिक न्यूमेरिकल्स के ही मिक्सअप टॉपिक होते हैं। डायरेक्ट एक टॉपिक का न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ आपको फार्मूला नोन हो कोई भी न्यूमेरिकल आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेटा। एक टर्म आएगा आपका इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल। तो भैया ये है राइट एंगल ट्रायंगल, अभी आपने tan फाई निकाला एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर, अगर पाइथागोरस लगा देंगे तो यही आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और जेड है। अब यहां से अगर हम कॉस फाई निकालें, इसका नाम होता है बेटा पावर फैक्टर, आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल आपने कितने टाइप की सर्किट पढ़ी? प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी, LR, CR, LC, LCR, रेजोनेंट LCR। तो भैया सब में आप अगर Z देखेंगे इंपीडेंस, तो R में तो Z क्या था? R ही था। L में क्या था? XL था। C में क्या था? XC था। इधर क्या था? XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इधर क्या था? XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इधर क्या था? XL माइनस XC। इधर क्या था? अंडर रूट XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। रेजोनेंट में क्या था? R था। अगर सब में फाई की वैल्यू देखो, एक टेबल न्यूमेरिकल करते समय R के लिए फाई 0, XL के लिए 90, XC के लिए 90, इनके लिए XL बाई R, इनके लिए XC बाई R, इनके लिए 90, इनके लिए XL माइनस XC बाई R, और इनके लिए 0 डिग्री। कॉस फाई यानी पावर फैक्टर बेटा, तो cos 0 1, 90 0 0, इनके लिए R बाई जेड, इनके लिए R बाई जेड, इनके लिए 0 R बाई जेड और 1 यानी यूनिट। अब कहीं पे भी अगर I नॉट निकालना है V नॉट अपॉन जेड, IRMS निकालना है VRMS बाई जेड, आप उठा के देख डालिए। एक्सएल का फार्मूला ओमेगा एल, XC का फार्मूला 1 अपॉन ओमेगा सी। इसके अलावा न्यूमेरिकल आप उठाइए सारे PYQ के, सर्किट का न्यूमेरिकल इसके बाहर का कुछ होने वाला नहीं है भाई। उसके बाद आते हैं आगे, एवरेज पावर, एवरेज पावर इन AC सर्किट, एवरेज पावर इन AC सर्किट भाई। तो बेसिक फार्मूला पावर का होता है V इंटू आई। सब में V को हम विदाउट फेज ले रहे थे तो यहां भी लिख लो, और I को विद फेज ले लो। I नॉट साइन ओमेगा टी, चाहे प्लस फाई ले लो चाहे माइनस फाई ले लो, अपने मन से नहीं लेना है। अभी यहां पर सर्किट डिफाइन नहीं है, तो अभी यहां पर क्या आ गया? P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी। इसको साइन A प्लस B से ओपन कर दो बेटा, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। इसको मल्टीप्लाई करिए अंदर, V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी यानी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। बेटा फॉर फुल साइकिल डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड में आया, रूट मीन स्क्वायर करंट में आया था, उसकी वैल्यू आई थी 1/2, और साइन ओमेगा टी एवरेज में आया था, फुल के लिए 0 होता है। हम डायरेक्ट लिख लें भैया आई नॉट, मैथ वाले इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, यही आएगी वैल्यू 1/2 कॉस फाई। तो पावर का एक बेसिक फार्मूला V नॉट I नॉट कॉस
फाइव। दूसरे फार्मूले के लिए इसी को हम लिख सकते हैं वी नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू कॉस फाइव, यानी पावर का एक दूसरा फार्मूला भी आ गया वी नॉट बाई रूट टू, यानी वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव आ गया बेटा। तीसरा फार्मूला एक और लिख सकते हैं, चूंकि हमारे पास वी आर एम एस इज इक्वल टू है आई आर एम एस इंटू जेड, तो हम इसको लिख सकते हैं आई आर एम एस इंटू जेड, आई आर एम एस कॉस फाइव आर बाई जेड कैंसिल, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में इनके भी मिल सकते हैं। अगर कभी आपसे प्योर एल के लिए एंड सी के लिए बोले 590 होता है, पावर 0 हो जाएगी। प्योर आर एंड रेजोनेंट एलसीआर 50 होता है, पावर मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, कभी एक नंबर में पूछ लें, कोई न्यूमेरिकल पूछ लें, तो हम इस अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। एक पॉइंट इसी में कभी आ गया एक नंबर का लिखने को कि व्हाट इज वाटलेस करंट, नाम से ही पता चल गया वाटलेस, वाट यानी पावरलेस, तो किसमें पावर, जिस सर्किट में एवरेज पावर 0 हो उस सर्किट में फ्लोइंग करंट इज कॉल्ड वाटलेस करंट। एक न्यूमेरिकल में कभी कभी क्वालिटी फैक्टर आएगा 1/r अंडर रूट एल बाई सी, ये कभी कभी आ सकता है, फार्मूला केवल अप्लाई कर लेना है बस। हाफ बैंडविड्थ वगैरह अब आपको नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो सारे के सारे न्यूमेरिकल एसी के आपको इन्हीं फार्मूलों पे मिलने वाले हैं, एक दो बार आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। इसी में एक डिवाइस है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है बेटा, लो करंट हाई वोल्टेज को चेंज करता है हाई करंट लो वोल्टेज एंड वाइस वर्सा, यानी इसका रेसिप्रोकल भी होता है। ये किस पे बेस्ड है भैया, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पर। ठीक है, ये एक जनरल मेथड है, इसका एक डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं जनरली। ये है, दो क्वाइल होती है ट्रांसफार्मर में, ब्लॉक डायग्राम है। ये होता है प्राइमरी यानी नंबर ऑफ प्राइमरी, ये होता है सेकेंडरी, बीच में एक कोर पड़ी होती है, इधर फ्लोइंग करंट आईपी, इधर आईएस, इधर का वोल्टेज वीपी, इधर का वोल्टेज वीएस। जो आप म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़े थे, दो कॉइल रख दिए, जिसमें चेंज होता है दैट इज प्राइमरी, जिसमें प्रोड्यूस होता है दैट इज सेकेंडरी। अगर कोई लॉस ना हो, इफ नो लॉस, तो प्राइमरी पावर इज इक्वल टू भैया सेकेंडरी पावर, यानी वीपी आईपी इज इक्वल टू वीएस आईएस। तो यहां से वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल टू आ गया आईपी अपॉन आईएस। एक तरीका फैराडेज लॉ से अगर हम यहां पर देख लें तो हमारा वीपी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एनपी डी फाइव अपॉन डी टी, यहां से वीएस निकाल दें तो माइनस एनएस डी फाइव अपॉन डी टी, तो एनएस अपॉन एनपी यहां से आ जाएगा वीएस अपॉन वीपी। तो एक फॉर्मूला यहां से आ जाएगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो न्यूमेरिकल कभी कभी इसी पे आ जाएगा। अगर आपको एक्सप्लेन करने को आया तो ब्लॉक डायग्राम बनाइए, फार्मूला लिख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। एक टर्म आएगा एफिशिएंसी, तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यानी वीएस आईएस अपॉन वीपी आईपी। अगर आपका टर्म सेम रहेगा, लॉस हो रही है तो ये लगेगा लॉस नहीं हो रहा है तो ये लगेगा फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं बेटा, स्टेप अप और दूसरा होता है भैया स्टेप डाउन। नाम से स्टेप अप यानी लो वोल्टेज को हाई में करता है, स्टेप डाउन हाई वोल्टेज को लो में करता है। तो भैया वीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी यहां लो वोल्टेज यानी वीपी इज लेस देन वीएस, तो एनपी इज आल्सो लेस देन एनएस। यानी जो डायग्राम बनाना उसमें दिखता रहे कि प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स कम थे, यहां हाई यानी वीपी इज ग्रेटर देन वीएस, तो एनपी इज आल्सो ग्रेटर देन एनएस। तो जो डायग्राम बने उसमें दिखना चाहिए कि प्राइमरी की कॉइल्स कम थी। चूंकि एक्सप्लेन करने को अगर नाम देके बोल दिया कि एक्सप्लेन स्टेप अप स्टेप डाउन, तो उसी अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है, और सिर्फ ट्रांसफार्मर लिख दिया तो हम कोई भी बना सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल बना सकते हैं, न्यूमेरिकल एकदम से फार्मूला बेस्ड, या तो एफिशिएंसी या तो नॉर्मल रेशियो से आपसे क्वेश्चन
पूछ लेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं जाएंगे। एक नंबर का क्वेश्चन होता है लॉस इन ट्रांसफार्मर, कभी पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन लॉस इन ट्रांसफार्मर। तो पहला कॉपर लॉस, तो भैया कॉपर लॉस जो टर्न्स बनाया गया दैट इज मेड बाय कॉपर, तो सम करंट पार्ट ऑफ करंट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट करंट लॉस इज कॉल्ड कॉपर लॉस। इसको कम नहीं कर सकते हैं हम। दूसरा हमारा है एडी लॉस, एडी करंट लॉस, बेटा ये कभी पूछ लें। तो जो बीच में कोर है, इनके बीच में वॉल्यूमेट्रिक स्पेस बना, तो सम पार्ट ऑफ करंट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एडी करंट कॉल्ड एडी करंट लॉस। पूछ लें कि इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, अगर कोर को लेमिनेट कर दें तो वॉल्यूमेट्रिक स्पेस खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से एडी करंट लॉस को आप मिनिमाइज कर लोगे। थर्ड आ जाएगा हिस्टेरेसिस लॉस, क्योंकि ये जो कोर होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, और कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा बेटा तो उसको साइकिल कंप्लीट करने लगता है, तो कुछ पार्ट उस बीएच कर्व को कंप्लीट करने में लग जाता है, तो हिस्टेरेसिस लॉस हो गया। इसे मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तीसरा हो गया हमारा फ्लक्स लॉस, क्योंकि प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल कभी भी इक्वल नंबर टर्न्स की नहीं हो सकती, या तो प्राइमरी ज्यादा होगी या तो सेकेंडरी ज्यादा होगी। मान लिया एक तरफ 4 है एक तरफ 3 है, तो 3 ने कपल बना लिया, एक खाली रह गया, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी हीट के टर्म में लॉस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स लॉस। ठीक है, तो इसको भी कम नहीं कर सकते, 1 मार्क्स में इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। कभी आपसे पूछ लें कि ट्रांसफार्मर का काम क्या था, ये पावर स्टेशन था, ये आपका कंज्यूमर का घर था, यहां जो प्रोड्यूस हुई 220 वोल्ट की हुई, यहां भी 220 वोल्ट की चाहिए तो डायरेक्ट तार से खींच दे। लेकिन जो बेटा यहां पर पावर आई वो लगभग 24,000 मेगावाट, और पावर इज इक्वल टू होता वी आई, तो ये पावर इतनी ज्यादा थी कि आई की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी जब वायर में आप सप्लाई करोगे तो वायर डालते ही गल जाएगा, 2-2 किलोमीटर का क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए वायर का। इस वजह से क्या करते हैं, यहां पर इन्होंने लगाया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को बढ़ा दिया, करंट को कम कर दिया, तार खींच के लेके आ गए। आपके घर के पास पार्क में कौन सा ट्रांसफार्मर लगा दिए बेटा, स्टेप डाउन, वोल्टेज कम कर लिए और कंज्यूमर के घर में सप्लाई कर दिए। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन इससे भी बना सकते हैं। तो बेटा एसी में इतना ही है, इसको ध्यान से पढ़ना है एक बार, उसके बाद पीवाईक्यू उठाइए, 1 बाय 1 सॉल्व करिए, हर न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड होगा, या तो उसमें थ्योरेटिकल अप्रोच ही जो चल रहा है, सिर्फ याद रखना है कि एल है कि सी है कि आर है कि एलआर है कि एलसी है कि एलसीआर है, रेजोनेंट एलसीआर है कि वीएल ज्यादा है कि वीसी ज्यादा है, वो वर्ड में लिख देंगे कि यूनिट पावर फैक्टर, तो अगर एलसीआर का यूनिट पावर फैक्टर है इट मींस रेजोनेंट है। वर्ड पकड़ना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है, न्यूमेरिकल 2-3 लाइन का है, कैलकुलेटर से ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल ट्रिकी न्यूमेरिकल इस चैप्टर में नहीं है। लेकिन जब तक आप बिना पढ़े बैठ जाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने, एक भी नहीं होगा। एक बार पूरा 40 से 45 मिनट का वीडियो है, इसको देख डालिए, गारंटीड हर न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाएगा। और अभी आगे चूंकि ये न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं, आगे हम एक वीडियोस बनाएंगे न्यूमेरिकल्स पे भी, यूनिट वाइज एक वीडियो खाली न्यूमेरिकल्स के, जो न्यूमेरिकल्स हमारे उसमें आ रहे हैं। तो पहले आप खुद से करिए, अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि न्यूमेरिकल्स में किस तरीके के डाउट आ रहे हैं, जिससे उसी अकॉर्डिंग उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हम वीडियोस को बना सकें बेटा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सजेशंस जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन से टॉपिक चाहिए। अगर इस टॉपिक में आपका कोई टॉपिक बचा रह गया एसी में या किसी भी चैप्टर में, जिसे आपको करने में अभी भी डाउट आ रही है, तो उसे मेंशन करें, उस पे भी हम फोकस करेंगे, जिससे मेरा बस एक एम है कि ज्यादा से ज्यादा आपका भला हो, आपके बोर्ड में हमारे वीडियो से आपको हेल्प मिले, आपको कोई कंफ्यूजन न रह जाए। तो प्लीज सब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ध्यान से देखें, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करें, और जिस तरीके का आपका फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू बेटा।